नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जैश उल हिंद ने ली दिल्ली धमाके की जिम्मेदारी, पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं इसके तार। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका यूके को पीछे छोड़ भारत बना 30 लाख लोगों को सबसे तेज टीका लगाने वाला देश। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इजरायली दूतावास के बाहर धमाके से पहले की गई थी रैकी, घटना स्थल के पास बंद पड़े थे सीसीटीवी कैमरे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जैश उल हिंद ने ली दिल्ली धमाके की जिम्मेदारी, पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं तार। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को दिल्ली के अति सुरक्षित इलाके में इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके की जिम्मेदारी एक अनाम से संगठन जैश उल हिंद ने ली है। उसने बकायदा एक संदेश के जरिए इस धमाके में अपना हाथ बताया है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है यह किस तरह का संगठन है, इसके तार किससे जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान पोषित आतंकी समूहों ने एक नया नाम रखकर इस घटना को अंजाम दिया, ताकि पाकिस्तान का सीधे सीधे हाथ इस धमाके में नहीं आए। धमाके का ईरानी कनेक्शन। वहीं जांच एजेंसियों की जांच में दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाके का ईरानी कनेक्शन सामने आ रहा है। मौके से जांच एजेंसियों को एक खत मिला है जिस पर लिखा है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसी लेटर में ईरान के 2 ईरानियों की हत्या का भी जिक्र है। पत्र में लिखा है कि वे सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेंगे। लेटर में परमाणु वैज्ञानिक आर्देशिर की हत्या का भी जिक्र है। ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक आर्देशिर की ड्रोन गन से हत्या की गई थी। ईरान इसके लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराता है। 30 नवंबर 2020 को ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की ड्रोन अटैक में हत्या हुई थी। उसके लिए ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे तौर से इजरायल को जिम्मेदार ठहराया था। दिल्ली में 8 साल बाद धमाका। दिल्ली में 8 साल बाद कोई बड़ा बम धमाका हुआ है। आखिरी धमाका 13 फरवरी 2012 को हुआ था। इजरायली राजनयिक को निशाना बनाया गया था। दूतावास के कर्मचारी समेत 4 लोग जख्मी हुए थे। इससे पहले 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ था। हाईकोर्ट के बाहर धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, 80 जख्मी हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अच्छी खबर, अमेरिका यूके को पीछे छोड़ भारत बना 30 लाख लोगों को सबसे तेज टीका लगाने वाला देश। जी हां दोस्तों, देश में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ यह अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसे अब 13 दिन हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि मात्र इन 13 दिनों में भारत में 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसमें इतनी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 लाख लोगों का टीकाकरण पूरा करने में भारत को केवल 13 दिन लगे। पहले चरण में भारत में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। खास बात यह है कि मामले में भारत अमेरिका से भी आगे है। अमेरिका 18 दिनों में 30 लाख लोगों को वैक्सीन मुहैया करवा पाया था, वहीं भारत ने यह काम मात्र 13 दिन में कर लिया गया है। अमेरिका के अलावा इजरायल को ऐसा करने में 33 दिन लगे थे। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने 36 दिन में 30 लाख लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायली दूतावास के बाहर धमाके से पहले की गई थी रैकी, घटना स्थल के पास बंद पड़े थे सीसीटीवी कैमरे। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित इजरायली दूतावास के बाहर शुक्रवार को हुए आईईडी ब्लास्ट की जांच की जा रही है। इस घटना को लेकर परत दर परत नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इजरायली दूतावास के बाहर हुए ब्लास्ट की जांच को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि ब्लास्ट से पहले ठीक तरह से रेकी की गई थी और फिर घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि धमाका जिंदल हाउस के सामने हुआ था। यहाँ सीसीटीवी नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस जगह आसपास के भी कई सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। बताया यह भी जा रहा है कि आईडी भले लो इंटेंसिटी का था, लेकिन इसे बनाने के लिए ज्यादा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले जांच में घटनास्थल में सॉफ्ट ड्रिंक की कैन के टुकड़े पाए गए थे। कहा जा रहा है कि विस्फोटक तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया गया है। बम धमाके को लेकर तेजी से जांच जारी है। दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में बसे सभी ईरानियों का ब्यौरा जुटा रही है। इसके अलावा दिल्ली के सभी होटलों से संपर्क किया जा रहा है और वहां रुके ईरानियों की जानकारी ली जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट और बाकी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उधर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भी घटना की जांच पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि जांच के सिलसिले में मोसाद के अधिकारी जल्द ही भारत आ सकते हैं। घटनास्थल से एक पत्र भी बरामद किया गया है जिसमें बदला लेने की बात लिखी गई है। पत्र में ईरान के जनरल सुलेमानी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादेह का भी जिक्र किया गया है। इस पत्र में धमाके को ट्रेलर बताया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोहरे और भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत, यूपी, दिल्ली सहित इन राज्यों में अगले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी। जी हां दोस्तों,
उत्तर भारत के कई राज्यों में जबरदस्त ठंड का प्रकोप जारी है। पिछले कुछ दिनों से लोगों को भयंकर कोहरा और ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज सुबह कई शहरों में जबरदस्त कोहरे की वजह से लोगों को सड़क पर दिखना मुश्किल हो रहा है। सिलीगुड़ी में विजिबिलिटी शून्य थी, जबकि बरेली और लखनऊ में विजिबिलिटी महज 25 मीटर थी। वहीं अमृतसर, बहराइच, पूर्णिया और गया में भी विजिबिलिटी 50 मीटर और झांसी में 200 मीटर दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सबसे ज्यादा ठंड महसूस की गई है। इन जगहों पर पारा काफी कम रहा, जबकि हरियाणा में कई जगह पर पारा सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया है। पंजाब के कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला, जबकि हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी शीतलहर की वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर, पुलवामा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकी जख्मी, 2 ने किया सरेंडर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकवादियों ने हथियार समेत सरेंडर कर दिया है और एक जख्मी आतंकवादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को गोली लगी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली धमाके पर शाह ने संभाला मोर्चा, बंगाल दौरा रद्द कर देर रात की मीटिंग। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली स्थित इजरायल के दूतावास के पास धमाका हुआ है। धमाके में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई कारों को नुकसान पहुंचा है। इजरायल की ओर से इसे आतंकी हमला करार दिया गया तो भारत ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धमाके के बाद यूपी और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमाके के बाद पुलिस की स्पेशल सेल की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची और उसकी ओर से धमाके की पुष्टि की गई। पुलिस का कहना है कि विस्फोट फुटपाथ के पास हुआ। यह धमाका आज शुक्रवार शाम 5:05 पर हुआ, जिसमें 4 से 5 कारों के शीशे टूट गए। धमाके के कारणों की जांच शुरू हो गई है और एनआईए की टीम भी मामले की जांच में जुटी है। शाह का बंगाल दौरा रद्द। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए बम धमाके को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने जिलों के प्रमुख स्थानों, धार्मिक स्थलों और अन्य संवेदनशील जगहों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखें। साथ ही उन्होंने पुलिस को गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में दिल्ली पुलिस को इस मामले में जल्द अपनी तफ्तीश पूरी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही खुफिया एजेंसियों को हर मदद दिल्ली पुलिस को मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्री शनिवार को भी बैठक कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंघू बॉर्डर हमले में पुलिस की कड़ी कार्रवाई, एफआईआर दर्ज, 44 लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को बवाल मच गया। यहां आंदोलन कर रहे किसानों और स्थानीय निवासियों के बीच संघर्ष हो गया। इस बवाल के दौरान पुलिस वालों पर हमला किया गया। इस हमले के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उन लोगों में तलवार से हमला करने वाला 22 साल का युवक भी शामिल है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को दिन में करीब 1:30 से 2 बजे के बीच स्थानीय लोग सिंघू बॉर्डर के पास जीटीबी मेमोरियल के पास पहुंचे थे। यह सभी किसानों से मिलकर बातचीत करना चाहते थे ताकि आर पार जाने के लिए जगह मिल जाए और बॉर्डर को खोल दिया जाए। पुलिस ने बताया कि इससे पहले कुछ स्थानीय लोग आए थे। इन लोगों का किसानों ने विरोध किया था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने टेंटों को सुरक्षित रखने के लिए रखे गए पुलिस बैरिकेडिंग को गिरा दिया था। उसी दौरान पथराव शुरू हो गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका दे रहा परमाणु फाइटर जेट F-15EX। चीन और पाकिस्तान में मचा सकता है तबाही। जी हां दोस्तों, अमेरिका अपने F-18 सुपर हॉर्नेट के बाद अब भारत को F-15X लड़ाकू विमान ऑफर करने जा रहा है। इस मामले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से बोइंग डिफेंस को अपनी हरी झंडी भी दे दी है। परमाणु हमला करने में सक्षम यह लड़ाकू विमान अगर भारतीय वायुसेना में शामिल होता है तो चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसी भी रिपोर्ट है कि लंबे समय से सटीक लड़ाकू विमान की खोज कर रही भारतीय वायुसेना अमेरिका के इस डील को अपनी मंजूरी दे सकती है। यह एयरक्राफ्ट इतना घातक है कि अमेरिकी वायुसेना ने भी इसके लिए ऑर्डर दिया हुआ है। F-15EX लड़ाकू विमान अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल का अपडेटेड वर्जन है, जिसे बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी ने एरोस्पेस कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस के साथ मिलकर आज से 34 साल पहले 11 दिसंबर 1986 को तैयार किया था। लगभग 2 साल बाद F-15E का पहला विमान 30 सितंबर 1989 को अमेरिकी वायुसेना में कमीशन किया गया था। हवा से हवा में मार करने के मामले में इस फाइटर एयरक्राफ्ट को कोई तोड़ नहीं है। इनकी एरोडायनेमिक बनावट के कारण इसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की श्रेणी में बेहतरीन माना जाता है। F-15 के अलग अलग वेरिएंट कई देशों की वायुसेना में शामिल हैं। अमेरिकी वायुसेना में तो 210 की संख्या में F-15EX लड़ाकू विमान तैनात हैं। जनवरी 2014 में इजरायली वायुसेना में 25 F-15I लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की वायुसेना में 2019 से F-15 के
K-59 एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं। कतर की वायुसेना ने भी 36 F-16Q का ऑर्डर दिया हुआ है। सऊदी अरब की वायुसेना में भी 2014 से 70 की संख्या में F-15S ईगल एयरक्राफ्ट तैनात है, जबकि 84 F-15SA का ऑर्डर पेंडिंग है। सिंगापुर की वायुसेना में भी 70 F-15SG लड़ाकू विमान शामिल हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी, कई राज्यों में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, IMD ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देश के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भीषण बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में कोहरे के साथ शीतलहर का अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य प्रदेश में भी शीतलहर होने के आसार जताए हैं। साथ ही ओडिशा में भी कोहरा पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में गरज के साथ बिजली भी चमक सकती है और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। दिल्ली में शुक्रवार को भी शीतलहर जारी रही और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। जब मैदानी भाग में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिर जाता है तो IMD शीतलहर की घोषणा करता है। जब मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री या उससे भी नीचे चला जाता है तो वह भयंकर शीतलहर की स्थिति होती है। विभाग ने बताया कि इस सप्ताह शीतलहर का यह तीसरा दिन है तथा शनिवार को भी राहत मिलने का अनुमान नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्के से घना कोहरा छाया रहा और शीतलहर के साथ ही लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में बताया गया कि आगरा और मेरठ मंडल के दिन के तापमान में भारी गिरावट देखी गई। वहीं बरेली मंडल में रात के तापमान में गिरावट देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सबसे कम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस इटावा में दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान झांसी में 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में पारा 2 डिग्री और नीचे लुढ़क गया, जबकि घाटी के अधिकतर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने के कारण कश्मीर में शुक्रवार को शीतलहर का प्रकोप और बढ़ गया। श्रीनगर में पारा 0 से 7.7 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 0 से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था, यानी इसमें 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। अधिकारियों के अनुसार उत्तरी कश्मीर में बारामूला के गुलमर्ग स्कीइंग स्थल पर न्यूनतम तापमान 0 से 11.3 डिग्री नीचे रहा, जो उसकी पिछली रात के तापमान 0 से 13.4 डिग्री नीचे से अधिक है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बजट से पहले आज सर्वदलीय बैठक, सरकार के विधायी एजेंडे को विपक्ष के सामने रखेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वह बजट सत्र को लेकर सरकार के विधायी एजेंडे को बैठक में रखेंगे। हर बार बजट सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, लेकिन इस बार बजट सत्र शुरू होने के बाद यह बैठक हो रही है। आमतौर पर इस तरह की सर्वदलीय बैठक दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय सत्रों से पहले आयोजित की जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों को संबोधन के साथ ही बजट सत्र शुक्रवार को शुरू हुआ। कांग्रेस समेत कुल 18 विपक्षी दलों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए तीनों नए कृषि कानूनों का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने नए कानूनों को कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए जरूरी करार दिया। साथ ही किसान संगठनों के ऐतराज को देखते हुए इन कानूनों पर अमल रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का भरोसा भी दिया। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुड़दंग व तिरंगे के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए इसकी आलोचना भी की। कोरोना महामारी के चलते सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। संभावना है कि विपक्षी दल कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन पर बहस कराने की मांग करे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने इसी तरह की मांग की थी। सरकार ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान किसानों के आंदोलन के मुद्दे को उठाया जा सकता है। लोकसभा में 2, 3 और 4 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें 5-5 घंटे की पारी में हो रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि सदस्यों के बीच शारीरिक दूरी के मानकों का पालन किया जा सके। सत्र के दौरान राज्यसभा की बैठक सुबह में होती है, दोपहर बाद लोकसभा का सत्र शुरू होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस्राएल दूतावास के बाहर धमाका, कोल्ड ड्रिंक के कैन में रखा था बम, अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार की शाम एक बम विस्फोट हुआ। धमाके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई और इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इस्राएल ने इस हमले को आतंकी हमला माना है। फिलहाल धमाके में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने थम्स अप कैन में बम रखा था। घटनास्थल पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पहुंच गए हैं। विस्फोट की आशंका के मद्देनजर सभी
हवाई अड्डों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सरकारी भवनों पर अलर्ट जारी किया गया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बम धमाके की घटना को बहुत गंभीर बताया और कहा कि घटना की जांच चल रही है, दोषियों का पता लगाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने इसराइल के विदेश मंत्री गैबी अश्केनाजी से फोन पर चर्चा की और इसराइली दूतावास, मौजूद राजनयिकों व अन्य स्टाफ की पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हम इस घटना को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज की प्रारंभिक विवेचना से पता चला है कि विस्फोट वाले स्थान पर एक कार चालक ने पैकेट में रखकर बम को फेंका था। कार के नंबर के आधार पर उसके मालिक की पहचान का पता लगाया जा रहा है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जांचकर्ताओं को घटनास्थल से एक लिफाफा मिला है, इस पर इस्राएली भाषा में कुछ लिखा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल पता लगाया जा रहा है क्या धमाके से जुड़ा है कि नहीं। दूसरी ओर मुंबई स्थित इस्राएली दूतावास की सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। मुंबई पुलिस तथा विशेष सुरक्षा बल के जवानों को दूतावास की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। बता दें, यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब राजधानी की विजय चौक पर गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के लिए बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया गया। जिस समय दूतावास के पास धमाका हुआ उस समय बीटिंग द रिट्रीट चल रही थी। इस आयोजन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में बम धमाके के बाद किसानों के धरना स्थल पर गड़बड़ी का अंदेशा, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के नजदीक शुक्रवार की शाम को हुए बम धमाके के बाद अब पुलिस को नए कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरना स्थल पर गड़बड़ी का अंदेशा है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के धरना स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक शक है कि आतंकवादी इन धरना स्थलों के आसपास किसी भी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। उधर विस्फोट को लेकर पुलिस सूत्रों का कहना है कि बम एक पेड़ और ग्रिल के बीच में रखा गया था, जिसका इम्पैक्ट फ्रंट साइड यानी रोड की तरफ था। यही कारण है कि दूसरी तरफ खड़ी गाड़ियों के शीशे क्षतिग्रस्त हुए हैं। बम के छर्रे भी गाड़ियों पर लगे हैं, लेकिन अंदर घुसे नहीं हैं। अभी जांच चल रही है। अभी कोई बैटरी या इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं मिली है। आसपास सब जगह तलाश की जा रही है ताकि स्पष्ट हो सके कि बम विस्फोट कैसे किया गया। उधर विस्फोट को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसराइल के अपने समकक्षीय विदेश मंत्री गाबी अश्केनाजी से बात की। उन्होंने कहा कि भारत इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। इसराइली दूतावास के राजनयिकों को पूरी सुरक्षा का उन्होंने आश्वासन दिया। जयशंकर ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और दोषियों को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसराइली दूतावास के नजदीक हुए विस्फोट को लेकर इसराइल के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। मंत्रालय ने कहा इस घटना की जांच भारत में अथॉरिटीज की तरफ से की जा रही है, जो इजरायली अथॉरिटीज के संपर्क में है। इस विस्फोट में कोई दूतावास कर्मी घायल नहीं हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले की कोशिश को मानकर यह जांच की जा रही है। भारत और इसराइल के शीर्ष अधिकारियों के बीच इसको लेकर बातचीत हुई है। इसराइली राजदूत को यह आश्वस्त किया गया है कि सभी राजनयिकों की पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। कई एजेंसियों की तरफ से इसकी जांच की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शनिवार और रविवार की रैली बदलेगी सियासी समीकरण। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल में गरजेंगे। जानकारी के अनुसार शाह शनिवार और रविवार को पश्चिम बंगाल में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर वह और भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक शाह शुक्रवार की रात कोलकाता पहुंचेंगे। वह शनिवार से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वह शनिवार को मायापुर में इस्कॉन मंदिर जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वह ठाकुर नगर क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह शनिवार की शाम पार्टी के सोशल मीडिया टीम के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पूर्व भाजपा अध्यक्ष रविवार को हावड़ा डुमुर जाला में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दिन वह अरविंदो भवन और बेलूर मठ का भी दौरा करेंगे। सूत्रों का कहना है कि शाह बेलूर में रविवार को एकजुट मील के कर्मचारी के घर दोपहर का भोजन करेंगे। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की 42 में से 18 सीटें जीती थीं। इसके बाद से भाजपा वहां की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभरी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से बेदखल करने के लिए पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री इसी सिलसिले में लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम बोले, नेताजी ने जिस भारत की कल्पना की थी, एलएसी से लेकर एलओसी तक यही अवतार देख रही है दुनिया। जी हां दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित कई कार्यक्रमों उद्घाटन करने व इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में हैं। प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच गए हैं। इस दौरान उनके साथ सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल धनखड़ भी मौजूद हैं। पीएम मोदी मेमोरियल हॉल में कुछ ही देर में पराक्रम दिवस समारोह के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इस दिन सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं बल्कि विक्टोरिया मेमोरियल में 2 नए गैलरी का भी पीएम उद्घाटन किया। एक गैलरी नेताजी को लेकर तैयार किया गया है, जिसका नाम निर्भीक सुभाष रखा गया है। दूसरी गैलरी देश के अन्य
स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को लेकर तैयार की गई है, जिसका नाम विप्लवी भारत रखा गया है। इस अवसर पर पीएम मोदी के एक स्थायी प्रदर्शनी और नेताजी पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का भी उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नेताजी की चिट्ठियों से जुड़ी एक किताब का भी विमोचन किया। पीएम द्वारा एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। नेताजी की थीम पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आमरा नूतन जिम्नेरी भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में ही नेशनल लाइब्रेरी का भी दौरा किया। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 21वीं सदी में नेताजी सुभाष की विरासत का फिर से दौरा सहित कई कार्यक्रमों और एक आर्ट गैलरी व चित्र प्रदर्शन का पीएम उद्घाटन किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।